बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। पूरे विश्व, पूरे देश की एक अत्यंत मजबूत कड़ी है हमारे किसान भाई बहन, जो हमें अन्न मुहैया कराते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए उनका हर ख्याल रखते हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी उन्हें तमाम जानकारियाँ देते हैं, जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि ऋण माफी योजना द्वारा अब तक 2.5 लाख कृषक हो चुके हैं लाभान्वित। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था में निःशुल्क कराएं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। कोरोना के कारण हुए किसानों की आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत 2021 के फरवरी में की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा लिए गए 50,000 तक के ऋण माफ किए जाते थे। बहुत सारे किसानों को इस योजना का लाभ भी मिला। इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिल सके, इसके लिए इस योजना में बदलाव लाया गया है। अब 50,000 के बजाय 1 लाख तक का ऋण माफ करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 2,11,500 कृषकों की इस योजना से लाभ मिल चुका है। अन्य ऋण के लिए कुछ किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन का लाभ ले सकते हैं। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की बीमारियों और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और समय रहते इसका इलाज करा सकते हैं। राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निःशुल्क जाँच किया जाता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जाँच कराकर पशु की बीमारी जानकर उचित इलाज करा सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड की जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झींगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों पर संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरान दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन की सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी आई है, साथ ही लॉकडाउन में भी ढील दी गई है, परंतु मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए वे टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना की बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। बरसात का मौसम जून से ही शुरू हो जाता है, यानी बरसात का मौसम अब आ चुका है। तो बरसात का मौसम सब्जियों के लिए बेहद अच्छा होता है। बरसात के मौसम में भी आप सब्जियों की खेती अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती कैसे करें। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। खरीफ फसलों की बुआई के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। इन सब के अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बरसात के मौसम में बेहद तेजी से बढ़ती हैं। ऐसे मौसम में सब्जियों पर सिंचाई की आवश्यकता बारिश के पानी से पूरी हो जाती है, जिससे लागत में भी कमी आती है। इस मौसम में ऐसी कई प्रकार की सब्जियां हैं जिसकी खेती कर किसान बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू में और हमारे साथ यहाँ के विजय कुमार सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती किस तरीके से की जाए, किस सब्जी की खेती की जाए उसमें और किस तरीके से की जाए। आइए इनसे हम जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम बरसात के मौसम की बात करते हैं, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में बरसात के मौसम में किन किन सब्जियों की खेती मुख्य तौर पर झारखंड में की जाती है? किसान भाइयों, बरसाती सब्जी की अगर बात करें
तो ये मौसम जो है सब्जियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और मतलब काफ़ी लोग किसान करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अगर बेल वाली सब्ज़ी, लत्तर वाली सब्ज़ी की बात करें तो आपको जो है खीरा है, झींगी है, नेनुआ है, करेला है, उसके बाद सतपुतिया है, ये फसल लगा सकते हैं। उसके बाद अगर दलहनी सब्ज़ी की अगर बात करें तो जो है आपको जो है फ्रेंच बीन जो है, उसके बाद बोदी जो है उसकी बोदी की भी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा सोलेनेसी फैमिली में अगर हम जाएं तो इसमें जो है आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, बैंगन की खेती कर सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं। और दलहनी में एक और सब्जी है सब्जी सोयाबीन, तो उसकी भी खेती जो है किसान भाई जो है सब्जी के बरसात के मौसम में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कृषि जानकार कहते हैं कि बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। बारिश के दिनों में खेतों में खरपतवार भी बहुत अधिक लगते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के रोग और कीट फसलों पर लगते हैं। चूँकि ये बरसात का मौसम है, बरसात होते रहेगा, तो इसके लिए खेत जो है ऊपरवार ज़मीन अगर आप रखते हैं, ऊपर वाली ज़मीन रखते हैं, समतल ज़मीन रखते हैं, जहाँ से जल निकास की व्यवस्था अच्छा हो, वैसा खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, उस तरह का जो है खेत का चुनाव करें। और किसान भाई जब भी आप पौध लगा रहे हैं या बीज बुआई कर रहे हैं तो लगाने के तरीका पर भी किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जो है बरसात के मौसम में जो है मेड़ बना के और उसमें जो है बीज की रोपाई करें या पौध की बीज की बुआई करें या पौध की रोपाई करें, ताकि जो है आप बरसात के मौसम में अगर तेज़ बारिश होता है या ज़्यादा बारिश होता है तो जड़ों में जो है पानी का असर ना पड़े, उससे हमारा बीज गले नहीं या पौध को नुकसान नहीं हो, तो उसका निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए किसान भाइयों को। अगर हम लत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं, आपने बताया कि लत्तेदार की सब्जी भी बरसात के मौसम में की जाती है, जिसमें आपका नेनुआ है, कद्दू है, ये सब चीज़ की खेती की जाती है। तो हम लत्तेदार सब्जी की बात करते हैं, कितनी दूरी में लगानी चाहिए? अगर मेड़ में हम लगाते हैं तो दूरी कितनी होनी चाहिए? किसान भाइयों, अगर बेल वाली सब्जी, लत्तीदार सब्जी की आप खेती कर रहे हैं तो जो है आप पौधा से पौधा का दूरी जो है करीबन जो है 50 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन का दूरी जो है 2 फीट की दूरी रखें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अगर आप लगा रहे हैं तो सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा खरपतवार आता है और उसका अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो एक तो पौधों को पोषक तत्व की कमी हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, और दूसरा जो है कीड़ा मकोड़ा जो है या रोग का जो है प्रकोप इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना भी कीट जो हैं वो जो है पौधा को नुकसान करके खरपतवार में ही अपना जगह बनाते हैं, अपना रहते हैं, निवास करते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसान भाई को चाहिए कि नई तकनीक जो है प्लास्टिक मल्च जो है उसमें जो अगर आप लगाते हैं, प्लास्टिक मल्च करते हैं तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा। ये प्लास्टिक मल्च जो है बाई कलर होता है और एक भाग काला होता है, एक भाग सिल्वर कलर का होता है। जब आप मेड़ बनाते हैं इसके लिए मेड़ की ऊंचाई थोड़ा जो है 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा करना चाहिए और मेड़ जो है 50 से 80 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और उसमें जो है प्लास्टिक को ढकना चाहिए। ढकने का तरीका होगा कि काला वाला भाग अंदर हो और सिल्वर कलर वाला भाग ऊपर की तरफ हो। जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलों के लिए पहले जल निकासी वाली भूमि का चयन अवश्य करें। खेत की तैयारी के लिए हमें खेत को अच्छी तरह से जुताई करके समतल कर लेना चाहिए और खरीफ के मौसम में पौधों की रोपाई की बात करें तो पौधे की रोपाई मुख्य रूप से मेड़ों पर ही करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप बरसात की खेती की अगर बात करते हैं तो किस्म का चुनाव एक बहुत अहम भूमिका भी निभाता है, इसलिए कि बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारी आता है, बहुत सारे कीट आते हैं, तो किसानों को वैसे किस्मों का चुनाव करना चाहिए, रोगरोधी किस्मों की चुनाव करना चाहिए, जिससे जो है आपका फसल जो है रोग से बचाव हो और फसल का उत्पादन अच्छा हो। जैसे अगर सोलेनेसी फैमिली की अगर बात करते हैं तो टमाटर और बैंगन में जो एक बीमारी आता है जिसको मुरझा रोग कहते हैं, जीवाणु मुरझा रोग कहते हैं या उकठा के रोग से नाम से भी जानते हैं, तो इस रोग से रोगरोधी किस्मों का अगर किसान भाई चुनाव शुरू में ही करते हैं और इसकी बीज बुआई करते हैं, पौध रोपाई करते हैं, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से किसान भाई को निजात मिलेगा। इसके लिए जो है हमारे केंद्र से जो है टमाटर और बैंगन की बहुत सारी किस्मों का विकास किया गया है जो उकठा रोगरोधी है, मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म है। अगर टमाटर की हम अगर बात करेंगे तो इसमें जो है हमारा जो है स्वर्ण प्रकाश एक किस्म है जो सामान्य किस्म है, उसको किसान भाई लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है शंकर में जो है स्वर्ण संपदा है, स्वर्ण अनमोल है, स्वर्ण वैभव है, स्वर्ण विजया है, ये सारी किस्मों जो है मुरझा रोग से प्रतिरोधी किस्म है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं खासकर, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, वैसे किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिसका छिलका मोटा हो, जो बरसात के पानी को सहन कर सके।
वैसा किस्मों का चुनाव नहीं करें जिसका छिलका पतला हो, अगर बरसात का पानी से जो फट जाए। तो इसके लिए जो है मोटा चमड़ी वाले जो है किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बैंगन की अगर बात करें तो बैंगन में जो है उकठा रोग से प्रतिरोधी किस्म हमारे पास स्वर्ण श्यामली है, स्वर्ण प्रतिभा है, स्वर्ण, यही सारी किस्में जो हैं मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म है। अगर बेल वाली सब्जी की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे जो है बरसात के मौसम में मोजाइक वायरस जैसा बीमारी आता है, विषाणु रोग से ग्रसित हो जाता है। तो वैसे किस्मों का चुनाव करें जो उस रोग से रोधी हो। तो उसके लिए जो है आप खीरा की अगर बात करेंगे तो स्वर्ण शीतल जो है, स्वर्ण अगेती है, ये किस्में जो है ये जो है आपको जो है मोजाइक वायरस से जो है जो लत्तीदार सब्जियों में आता है उससे जो है रोगरोधी किस्म है। उसके अलावा जो है अगर करेला की बात करेंगे तो करेला में जो है डाउनी मिल्ड्यू का जो है प्रकोप ज़्यादा आता है, तो उससे रेसिस्टेंट वेराइटी जो है प्रतिरोधी किस्म हमारे पास स्वर्ण यामिनी है। उसके अलावा जो है झिंगी है, नेनुआ है, ये सब की जो है हमारी किस्में जो हैं उसका जो है किसान भाई अगर प्रयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा होगा। तो देखा आपने बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती कैसे करें, तो आप भी बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। आज की समय की मांग है जैव उर्वरक कृषि में। अगर आप जैव उर्वरकों का कृषि में इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन पा सकते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि जैव उर्वरकों का कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने महत्व के बारे में। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। अगर हम कहें तो समय के साथ साथ कृषि में काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिल पा रहा है। पहले जो हम खेती करते थे उसमें रासायनिक उर्वरकों का इतना अधिक उपयोग करते थे जिससे हमारी मिट्टी धीरे धीरे उर्वरक विहीन होते जा रही है या कहे बंजर होते जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव मनुष्य जाति पे भी पड़ा है। काफ़ी सारी बीमारियां यहाँ पे हो रही हैं जिससे लोगों में मोर्टेलिटी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन अब हाल के दिनों में एक नया रिसर्च आया है जिसमें जैविक उर्वरक का महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर एस.के. नायक जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि जैव उर्वरकों का कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने में क्या महत्व है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अगर हम जैव उर्वरकों की बात करते हैं तो सबसे पहले कि जैव उर्वरक कहते किसको हैं और खेती में इसका क्या महत्व है? जैव उर्वरक की अगर हम बात करेंगे तो जो आप किसान भाई आप लोग जो गोबर खाद है वो ज़्यादातर उसी को हम कहते हैं जैव उर्वरक। तो उसके अनुपात पे अगर देखा जाए तो जैव उर्वरक में और बहुत सारे हम बना सकते हैं, जैसे कि हम केचुआ खाद बना सकते हैं, उसके बाद हरी खाद है, मटका खाद है, उसके बाद है हमारा जो बायो फर्टिलाइज़र जो बोलते हैं सूक्ष्म जीव का जो खाद है वो भी कर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि ज़्यादातर अभी हमारा जो ज़मीन में हमारा जो अभी झारखंड का जो ज़मीन है इस ज़मीन में हमारा बालुई मिट्टी है और ये अम्लीय मिट्टी है और इस मिट्टी में देखा जाए तो जैविक कार्बन की जो मात्रा है बहुत ही कम मात्रा में है। तो उसको हमको बढ़ाने के लिए हमें जैव उर्वरक काफ़ी मात्रा में उसमें डालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वो जैव उर्वरक है ही नहीं। तो हम कैसे उसको करेंगे? गोबर खाद भी बहुत ही कम मात्रा में है। तो उसका जो उपाय है हम हरी खाद डाल के आजुला डाल के या हमारा जो मटका खाद है जो तरल जैविक खाद है, तरल जैविक खाद बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, केचुआ खाद है, ये सभी और सूक्ष्म जीव का जो खाद है ये सभी खाद हम सही उपाय से अगर हम डालते हैं तो हमारा जो मिट्टी का जो कार्बन है वो जैविक कार्बन जो बोलते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। एक बार हमारा जो जैविक कार्बन अगर 0.5% के अगर ऊपर चला गया तो हमारा जो सक्षम है जो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी मात्रा में वो ये होगा, मतलब अच्छा ही होगा। तो इसको हमको करने के लिए जो विधि हमको अपनाना होगा कि हरी खाद, जैसे किसान भाई आप लोग जानते होंगे, हरी खाद का जो बीज जो बाज़ार में जो मिलता है उसका नाम है सेस्पानिया बोलते हैं। और सेस्पानिया जैसे अभी बरसात हो रहा है, बरसात के समय में जैसे आप लोग अभी हल जोत रहे होंगे, आपका जो खेत की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसी टाइम में आपको इसको बीजा को बोना पड़ता है। करीब इसका जो बीजा है बहुत ही छोटा छोटा है, सरसों जैसा बीज का होता है, बहुत ही छोटा बीज होता है। तो उसको अगर 7 से 8 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर बो देते हैं और फिर जैसे 1 महीना हो जाता है फिर उसको हल चला के या ट्रैक्टर चला के उसी ज़मीन में अगर हम उसको मिला देते हैं 10 से 15 दिन में सड़ जाता है। और ये जो ये खाद जो बनता है हरी खाद, हरा अवस्था में इसको हम मिला देते हैं, जो खाद बनता है ये खाद करीब 20 से 25 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टर हमें इसमें मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी हमारा लाभदायक होता है। डॉक्टर साहब, अगर हम जैविक खाद की बात करते हैं तो जैविक खाद हम जो हमारे पर्यावरण प्रदत्त जो भी वस्तुएं उनका उपयोग करके जो हम खाद बनाते हैं उसे जैविक खाद हम कह सकते हैं। और जैविक खाद का सबसे बड़ा फायदा है कि ज़मीन पे इसका कोई निगेटिव कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, सारा सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। आप हरी खाद की बात कर रहे हैं, अजोला की बात कर रहे हैं, तो कृषि कार्य की जब हम बात करते हैं और आपने बताया कि झारखंड की जो मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी होती है,
तो अम्लीय मिट्टी में उर्वरक खाद का, जो जैविक उर्वरक हैं, उनका क्या महत्व है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ की खेती के लिए कितना लाभप्रद होगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारा मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी में हम चूना डालते हैं। अगर चूना किसान भाई आपके पास अगर नहीं है तो हमारे और एक बहुत ही एक पौधा है, वो टेफ्रोसिया कहते हैं। टेफ्रोसिया का अगर पत्ता अगर हम डालते हैं हमारे ज़मीन में, वो खाद जैसा वो बन जाता है, जैसे हरी खाद जैसे बनाते हैं। टेफ्रोसिया का भी उसका पत्ता अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं, ये भी 10-15 दिन में सड़ जाता है और इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो वो जो सुधारता है हमारा जो मिट्टी का जो है अम्लीय मिट्टी, इसमें सुधार जाता है। तो ये टेफ्रोसिया आप जैसे आप धान का जो खेत होगा उसमें चारों तरफ जो बंड है हुआ, उसी में आप लगा दीजिए उसको बरसात के समय में। और ये जो झाड़ी जैसा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, झाड़ी जैसा होता है और ये घेरा जैसा आपका फील्ड के चारों तरफ बन जाता है। और इसमें 3 से 4 बार उसको जितना उसका डाली को काट के इसी जो धान में जैसे रोपाई करते हैं उस टाइम में पडलिंग जब करते हैं उस टाइम में उसका पत्ता अगर काट के डाल देते हैं और पडलिंग कर देते हैं तो उसके बाद इसमें सड़ जाता है। और ये हमारा जो खाद है, एक तो हरा खाद जैसा भी हो गया, साथ ही साथ इसमें हमारा अम्लीय मिट्टी में सुधार होता है। साथ ही साथ किसान भाई आप लोग जो जानते होंगे केचुआ खाद एक बहुत ही अच्छा खाद है। इस केचुआ खाद बनाने के लिए आपका जो भी खरपतवार है, आपके पास पुआल है, सब्जी का छिलका है, जो भी है, उसको पहले गोबर और पानी डाल के उसको एक जगह ढेर करके रख दीजिए। उसके बाद गोबर पानी डाल के उसको सड़ा दीजिए। सड़ने के 20-25 दिन जब सड़ जाता है, फिर हम उसको जो सीमेंट का जो टांकी है, जो परमानेंट जो भर्मी बेड बनता है, उसी में सीमेंट का जैसे टांकी होगा, 4 फीट का चौड़ाई होगा और लंबाई कितना भी ले सकते हैं, 4 फीट उसमें रखिए चौड़ाई। और जो हाइट रखना है मिनिमम 2 से 2.5 फीट, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। 2 से 2.5 फीट हाइट रखना है और 4 फीट का चौड़ाई और लंबाई कितना भी रख सकते हैं। और ये जो सीमेंट का टांकी बनेगा, ये जैसे थोड़ा स्लोपिंग देना होगा नीचे की तरफ। जब स्लोप देंगे नीचे में, जहाँ उसमें एक जाली जैसा उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी होगा वो पानी उसमें बह के एक जगह हम घड़ा में रख सकते हैं। तो उसको जैसे 1 महीना जैसे सड़ने के बाद हमारे जो खरपतवार है उसी में अगर टंकी में डाल देते हैं और फिर जो लाल वाला केंचुआ होता है, जो हम आइसिनिया केंचुआ बोलते हैं, उसको उसके ऊपर छोड़ा जाता है। करीब जो है 5 से 6 केजी जितना होगा आपके पास भी, उसमें अगर उसमें डाल दीजिए। उसके बाद फिर उसमें जो जूट का बोरा होगा उसको ढक दीजिए और पानी हर हफ्ते आपको पानी देना पड़ता है। जो एक्सेस पानी होगा बह के जाएगा, जैसे जाली वाला जो छिद्र होगा, और वो पानी कलेक्ट होगा घड़ा में। और जो पानी कलेक्ट होगा वो हमारा वर्मीवाश होता है। तो वर्मीवाश भी तरल जैविक खाद है, उसमें काफ़ी पौष्टिक होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और तरल जैविक उसमें घुलनशील खाद होते हैं। तो ये जैसे 1 महीना जैसे ये 2 से 3 महीने के बाद जैसे हमारा जो केचुआ खाने लगेगा, 2 से 3 महीने के अंदर ही हमारा जो केचुआ खाद बन जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरीके से जैविक खाद बनाया जाता है, बनाने की विधि के बारे में बताया। किसान भी अपने घर में भी जैविक खाद बना सकते हैं, लेकिन बनाने के साथ साथ उपयोग भी महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाई बना तो लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग किस तरीके से करना है, कितनी मात्रा में करना है। और सब्जियों की खेती करते हैं तो कितनी मात्रा में करना है, अगर धान की खेती करते हैं तो उनमें कितनी मात्रा में करना है, अगर हम फूल की खेती करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में करना है, मात्रा के बारे में बताया जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे अगर किसान भाई आप लोग जो धान खेत करते हैं, धान की खेती करना है तो 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें केचुआ खाद डालना चाहिए। अगर 250 डिसमिल है, अगर 1 हेक्टेयर का अगर 250 डिसमिल कहते हैं, उसमें 5 टन हमें केचुआ खाद डालना चाहिए। सब्जी खेती में करीब हमारे उतना ही चाहिए, 5 टन जैसा उसमें सब्जी खेती में भी चाहिए। तो ये देखा गया है कि आपके पास अगर ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, मान के चले केचुआ खाद नहीं है, हमारे पास और भी दूसरा ऑप्शन है, तरल जैविक खाद है। जैसे हो गया कि जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया या अमृत पानी हो गया, ये सभी हम बना के बार बार उसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर जीवामृत अगर बनाना होगा किसान भाई आप लोग, तो क्या करेंगे, पहले उसमें गोबर, ताज़ा गोबर 5 केजी लेना होगा, गौमूत्र 5 लीटर लेना होगा, उसके साथ 1 केजी आपके पास जो गुड़ होगा घर में, गुड़ ले लीजिए और 1 केजी बेसन ले लीजिए। उसके बाद 1 मुट्ठी जो बरगद का जो पेड़ होते हैं उसका जो सॉइल होगा, मिट्टी होगा, उसमें काफ़ी माइक्रोब्स मतलब जीव होते हैं, मतलब अच्छा जो लाभदायक जीव होते हैं, उस 1 मुट्ठी ले लीजिए और 100 लीटर पानी। तो पहले क्या करेंगे, गोबर और गौमूत्र को अच्छा से घोल बना लीजिए, फिर उसमें गुड़ डाल दीजिए, 1 केजी गुड़, अच्छा से उसको घोल लीजिए। उसके बाद फिर उसमें हमारा जो बेसन है, बेसन को डाल दीजिए और ये सभी जितना भी है, और सॉइल भी 1 मुट्ठी सॉइल उसमें डाल के उसको 100 लीटर पानी में उसको डाल लीजिए और 5 दिन तक उसको कवर करके रखना है। और सुबह और शाम उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उसको मिलाना होगा
और जैसे 5 दिन जब हो जाता है फिर हम उसको खेत में उसको डाल सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।